dear student, I Rakesh Chaudhary welcome you all on my YouTube channel Power of Physics. चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में आज अपन बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, अपवहन वेग के सूत्र की स्थापना और ये सारी चीज़ें। तो देखो, उससे पहले लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात की थी विद्युत धारा घनत्व और विद्युत धारा की। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा का प्रवाह चालकों में किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब बच्चों, जितने भी सारे चालक पदार्थ होते हैं उनमें दो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से? एक को तो हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन होते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बद्ध इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें होता क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यदि मैं बात करूं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं इनको तो बोला जाता है बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा प्रवाह के लिए बद्ध इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी नहीं होते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। कि जब इन इलेक्ट्रॉनों की हम ऊर्जा बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर वहां से बाहर निकल जाते हैं, परमाणु से बाहर आ जाते हैं और उसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनकी जो गति होती है किसी भी चालक में वो दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन जिसको कहा जाता है। और अगर बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति की तो देखो, पहले भी आपको बताया था कि मान लीजिए ये एक चालक तार है, क्लियर? और अभी हमने इस चालक तार को किसी भी बैटरी या बाह्य स्रोत से हमने इसको नहीं जोड़ा हुआ, कोई भी एक तांबे का तार है रखा हुआ है वहां। तब मैंने वहां पर भी आपसे प्रश्न पूछा था कि क्या इस तांबे के तार में अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं? बिल्कुल हैं। क्या वो गति कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिलहाल सारे इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं। कैसे? अभी इसके अंदर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या इनके पास ऊर्जा है? तो हमारा आंसर होगा हाँ, इनके पास ऊर्जा है। और इनको सबसे ज्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो मिलती है ताप से। उसमें ये ऊर्जा वो इनको गतिज ऊर्जा उपलब्ध करवाती है। अब कोई बाह्य स्रोत से हमने इसको जोड़ा नहीं, तो अभी क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशाओं में, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, तो अलग अलग दिशाओं में इस प्रकार से गति करते हैं। और इस गति को हम कहते हैं अनियमित पथ पर होने वाली गति। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव वेगों के साथ अलग अलग दिशाओं में अनियमित पथ पर गति करते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की इसी गति को हम कहते हैं यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। तो क्या होती है, कब होगी ये? पहली चीज ये होती है विद्युत विभवांतर की अनुपस्थिति में। विद्युत विभवांतर की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित पथ पर गति, अनियमित पथ पर गति क्या कहलाती है? यादृच्छिक गति कहलाती है। क्लियर? फिर इसके बाद मैं बात करूं कि ये जितने भी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ओब्वियसली बात है गति कर रहे हैं, तो गति कर रहे हैं तो इनके पास मतलब ऊर्जा है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जो गतिज ऊर्जा है इनको कहां से मिलती है? उसमें ऊर्जा जो है 11 में पढ़ा था 3/2 kT, वो उसमें ऊर्जा इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या उपलब्ध करवा रही है? गतिज ऊर्जा। और उसी गतिज ऊर्जा के कारण ये गति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्या ये विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी हैं? क्या यादृच्छिक गति के कारण किसी तार में धारा का प्रवाह हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यही कोई मैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लूं, इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा लें, अब देखो उस टुकड़े में आवेश तो प्रवाहित हो ही रहे हैं। आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने ही तो इधर जाएंगे। भाई यादृच्छिक गति कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहे हैं। तो उस टुकड़े में से, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से प्रवाहित नेट आवेश कितना है? 0 है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी नहीं है।
चौथा पॉइंट अगर मैं बात करूं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति है ये किसके कारण हो रही है, तो इसका जो कारण है वो मैंने आप बता दिया, उसमें ऊर्जा यानी वायुमंडलीय ताप। तो वायुमंडलीय ताप के कारण ये इन इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति है वो होती है। वायुमंडलीय ताप या उष्मा इनको गतिज ऊर्जा है वो उपलब्ध करवाती है। अगले पॉइंट की मैं बात करूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति में जितने भी सारे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इन सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग बच्चों कितना होता है? 0 होता है। सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना होता है? 0। इसी के कारण तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। नेक्स्ट मैं बात करूं छठे पॉइंट की कि अगर देखें किन्हीं दो कर्मागत टक्करों की बात करूं तो किन्हीं भी दो कर्मागत टक्करों के मध्य अगर बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति का पथ बच्चों कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। किन्हीं भी दो कर्मागत टक्करों के मध्य एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति का पथ कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। कैसे होता है चलो देखते हैं। मान लो ये मेरे पास फिर से एक कोई चालक तार है, ऐसे ही है, और इस चालक तार में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पे था, अब उसके पास ऊर्जा तो है ही, वायुमंडलीय ताप उसको ऊर्जा उपलब्ध करवा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा के कारण चला इधर, अब इधर गया और इधर जाने के बाद में यहां वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है। अब जैसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा तो इसका वेग बदलेगा, मतलब गति की दिशा भी चेंज होगी, और उसके बाद टक्कर करने के बाद ये इधर आ गया। इसने पहली टक्कर यहां पे की, फिर इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहां पर, यहां वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करता है, दूसरी टक्कर करता है। टक्कर करने के बाद उसका गति का पथ फिर चेंज हो गया, इस बार वो यहां आ गया, 3 नंबर पे आ गया। फिर उसकी गति का पथ चेंज होता है, वो यहां आ गया, 4 नंबर पे आ गया। फिर उसकी गति का पथ चेंज होता है, वो 5 नंबर पे आ गया। मैंने क्या बताया अभी आपको? किन्हीं भी दो कर्मागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति का पथ कैसा? सरल रेखीय। चेक कर लो, पहली टक्कर यहां पे, दूसरी टक्कर यहां पे, दोनों के बीच उसकी गति का पथ बच्चों कैसा है? सरल रेखीय। दूसरी और तीसरी टक्कर के बीच उसकी गति का पथ कैसा है? सरल रेखीय। अगर कोई हमसे पूछे किसी चालक तार में एक इलेक्ट्रॉन की गति का पथ, टोटल की बात कर रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन की गति का पथ कैसा होता है? जिगजैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिगजैग पथ इसको बोला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की गति का पथ होता है वो कैसा होता है? जिगजैग होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दो यहां पर हम परिभाषाएं लेते हैं, कौन कौन सी? एक तो आती है माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, और इसको डिनोट किया जाता है बच्चों लैम्डा से। तो माध्य मुक्त पथ लैम्डा क्या है? देखो, परिभाषा दी जाती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति में किन्हीं दो कर्मागत टक्करों में तय की गई औसत दूरी क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ कहलाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो कर्मागत टक्करों में तय की गई औसत दूरी क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ लैम्डा कहलाती है। कैसे? देखो, यहां से चला इलेक्ट्रॉन, तो यहां से चला, पहली टक्कर यहां पे करता है। इस पहली टक्कर में मैं कह रहा हूं अक्ष1 दूरी चला, यहां से लेके यहां तक की लंबाई अक्ष1 है। फिर दूसरी टक्कर यहां करता है, दूसरी टक्कर यहां करता है, इस दौरान वो अक्ष2 दूरी चला। फिर दूसरी से तीसरी टक्कर के बीच में वो अक्ष3 दूरी चला, तीसरी से चौथी के बीच में वो अक्ष4 दूरी चला। ऐसे ही उसकी टक्कर होती रहती है, और लास्ट वाली टक्कर में मैं कह रहा हूं अक्ष n दूरी चला। टोटल कितनी टक्कर की? n। हर टक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग है, अक्ष1, अक्ष2, अक्ष3, अक्ष4 से लेकर और अक्ष n। तो औसत दूरी कितनी हो गई भाई? लैम्डा। पहली टक्कर में चला अक्ष1, दूसरी टक्कर में अक्ष2, तीसरी में अक्ष3 और लास्ट वाली में चला अक्ष n। तो सभी टक्करों में तय की गई कुल दूरी बटा कुल टक्करों की संख्या।
तो लेमडा इज इक्वल्स टू हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेके प्लस का xn अपॉन n, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमांक टक्करों में तय की गई औसत दूरी क्या कहलाती है? माध्य मुक्त पथ लेमडा कहलाती है। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो सेकंड जो पॉइंट आता है, सेकंड जो डेफिनेशन आती है वो आती है विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, और उसको डिनोट किया जाता है बच्चों टाउ से। तो विश्रांति काल टाउ क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहां दूरी की जगह क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। कैसे? मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में लिया गया औसत समय, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में लिया गया औसत समय क्या कहलाएगा? विश्रांति काल टाउ कहलाता है। अब देखो मैं कह रहा हूं पहली टक्कर में टाइम लिया t1, दूसरी टक्कर में समय, यहां से यहां तक पहली टक्कर हुई तो x1 दूरी उसने कवर की t1 टाइम में, x2 दूरी चला वो t2 टाइम में, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेकर प्लस का tn। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा सभी टक्करों में लिया गया कुल समय बट्टा कुल टक्करों की संख्या क्या कहलाता है? विश्रांति काल टाउ कहलाता है। तो टाउ इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेकर प्लस का tn अपॉन n। तो ये दो डेफिनेशन है, याद हो जाएंगी। माध्य मुक्त पथ लैम्डा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में तय की गई औसत दूरी, और विश्रांति काल किन्हीं दो क्रमागत टक्करों में लिया गया औसत समय। यादृच्छिक गति क्या है? किसी भी चालक तार के सिरों पर विद्युत विभवांतर की अनुपस्थिति में, कि जब तक उसके सिरों पर आप विभवांतर आरोपित नहीं करोगे, जितने भी सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो अनियमित पथों पर अलग अलग वेगों से गति करते हैं, और उस गति को हम कहते हैं यादृच्छिक गति। दो तीन बातों का ध्यान रखना है। किसके कारण होती है? वायुमंडलीय ताप के कारण। यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0। और लास्ट पॉइंट अपने को ये ध्यान में रखना है कि किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी इलेक्ट्रॉन की गति का पथ कैसा होता है बच्चों? सरल रेखीय होता है, यानी उसकी गति का पथ ही सरल रेखीय होता है। तो ये तो बात थी किसकी? यादृच्छिक गति की। इसके बाद अब अपन बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवहन गति की, ड्रिफ्ट मोशन जिसको कहा जाता है। तो यादृच्छिक गति के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवहन गति देखो बच्चों क्या है। तो नेक्स्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवहन या अपवाह गति, इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्रिफ्ट मोशन बिल्कुल इसकी परिभाषा है वो सिंपल सी है, याद हो जाएगी। क्या देखो, सबसे पहले एक चालक तार, तो ये एक चालक तार है, इस चालक तार में है बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो चालक तार में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इस चालक तार अभी जब तक आप बैटरी नहीं जोड़ोगे, कोई बाह्य स्रोत इसके साथ नहीं जोड़ोगे, तब तक ये सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन सी गति कर रहे हैं अभी? यादृच्छिक गति। अगर मैं इस चालक तार के सिरों को अगर एक V विभवांतर की बैटरी से जोड़ दूं, तो प्लस माइनस और V, हमने एक V विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया। अब जैसे ही बैटरी से जोड़ा, ये सिरा किस पर आ गया? प्लस पर, और ये सिरा किस पर आ गया? माइनस पर। तो तार का एक सिरा उच्च विभव पर, तार का दूसरा सिरा किस पे हो गया? निम्न विभव पर। अब देखो यहां प्लस है, यहां माइनस है, ये प्लस और माइनस ने मिलकर क्या किया? इस तार के सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र विकसित कर दिया बच्चों, ई वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र की दिशा आप जानते हो कि हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो तार के सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो गया, जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर है। किसके कारण हुआ? विभवांतर आरोपित करने पर ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ये क्या है? अंदर आवेश ही तो है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
उदाहरण लगेगा बल, चैप्टर नंबर 1। अगर Q आवेश को E विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल बच्चों F बराबर QE होता है। तो वही चीज तो हो रही है यहाँ पे। ये जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अब देखो ये माइनस इन इलेक्ट्रॉनों को इधर धक्का देगा, सामने वाला प्लस उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा।
तो अब जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन थे, अब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। क्या लिखेंगे इस पूरी चीज को, अगर थ्योरी जब अपने को लिखनी होगी, जब किसी चालक तार के सिरों पर विद्युत विभवांतर आरोपित किया जाता है तो तार के सिरों पर एक विद्युत क्षेत्र E विकसित हो जाता है जिसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों या आवेश पर बल लगता है, जिसके कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत अर्थात माइनस से प्लस की ओर एक नियमित पथ पर गति करने लगते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की विद्युत विभवांतर की उपस्थिति में नियमित पथ पर होने वाली गति क्या कहलाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह गति, ड्रिफ्ट मोशन कहलाती है। क्लियर हुआ कि अब ये जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब एक दिशा में चलने लगे। अब अपन कहेंगे कि अब इस चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहीं भी ले लो, चाहे आप कहीं भी तार में कोई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लोगे, अब हम कहेंगे उसके अंदर से नेट आवेश गुजर रहा है। ठीक है, तो अब इसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और देखो बच्चों, विद्युत धारा किसी भी चालक तार में प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टे माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होते हैं। इसका मतलब I की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। किसी भी चालक तार में विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो इस तरीके से विद्युत विभवांतर की उपस्थिति में किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की नियमित पथ पर होने वाली गति को हम क्या कहते हैं, अपवहन गति कहते हैं। क्या अपवहन गति विद्युत धारा प्रवाह है, विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी है? तो बिल्कुल हम कहेंगे कि विद्युत धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवहन गति उत्तरदायी होती है। सेकंड चीज की अपन बात करें, भाई इसी के कारण तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है, अपवहन गति है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य, किन्हीं भी दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति का जो पथ होता है, सोचो क्या होगा। सबसे पहली चीज तो यह आ गई, मैंने ये बोल दिया किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य ये जो इलेक्ट्रॉन अब सारे एक ही दिशा में चलने लग गए। अब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या अब ये भाई यादृच्छिक गति में तो टकराने थे, वहां तो सारे अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन सारे एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या अब इनके बीच में टक्कर होगी? तो हमारा आंसर होगा हाँ होगी। और याद रखना बच्चों, अपवहन गति में टक्कर यादृच्छिक गति की तुलना में ज्यादा होती है। अब प्रश्न आया, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो भाई टकराएंगे क्यों? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का वेग अलग अलग होता है। हर इलेक्ट्रॉन का वेग अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा का मान अलग अलग होता है, उसके कारण उनका वेग अलग अलग होगा। ऑब्वियसली बात है, एक सड़क पर बहुत सारी गाड़ियों को एक ही दिशा में जाने के लिए छोड़ दिया जाए, सबकी स्पीड अलग अलग हो, टकराएंगी। तो वही तो ये इलेक्ट्रॉन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, यानी टक्कर तो होगी। तो फिर देखो, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की गति का पथ परवलयाकार होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवहन गति में किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की गति का पथ परवलयाकार होता है। क्यों होता है भाई? रीजन क्या है समझो। ये चालक तार था और इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन थे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब देखो ये इधर जा रहा था, अब इधर जा रहा था, यहां पर मान लीजिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा था, उससे टकराया तो एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, लेकिन इधर प्लस है इधर माइनस है। अब ये प्लस उस इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी ओर खींचेगा, तो वापस अपनी ओर खींचेगा तो वो तो गया तो इधर था, लेकिन उस पर बल लगेगा, उस बल के कारण वापस वो इधर हो लिया।
यहां पर वो फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है। इस बार मान लो वो इधर गया टक्कर के बाद में, तो टक्कर के बाद में इधर गया, सामने वाला प्लस उसको फिर अपनी ओर खींचेगा, वो वापस इधर हो लिया। बताइए उसका पथ कैसा हो रहा है? किन्हीं भी दो टक्करों के बीच में परवलयाकार हो रहा है। तो अपवहन गति में किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन की गति का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। और यही वो गति है जिसके कारण तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो अब हमने ये कह दिया कि अब भाई इलेक्ट्रॉन है और उन इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा है। बल लग रहा है तो उन इलेक्ट्रॉनों पे त्वरण भी तो लगेगा, और उन इलेक्ट्रॉनों पर त्वरण कितना होगा उसको देखें। तो यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर त्वरण, यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं उन पर कितना त्वरण लगेगा। देखो बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र था E, इस विद्युत क्षेत्र में Q आवेश था और उस Q आवेश के ऊपर क्या लगा? बल लगा। कितना लगा? विद्युत क्षेत्र E में, और आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। एक बार वैसे देख लें, Q आवेश पर बल, तो विद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर बल F बराबर कितना हो गया भाई? QE। चलो सदिश में लिख देता हूं, तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू QE वेक्टर, समीकरण नंबर 1। फिर बात करें त्वरण की। Q कौन है भाई? यहां पे, यहां पर Q आवेश है, और आवेश यहां किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की। तो इसलिए F वेक्टर इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस E वेक्टर, इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब आप पूछोगे सर माइनस क्यों आ गया यहाँ पे? माइनस यहाँ पे इसलिए आ गया, F वेक्टर किधर है भाई? उस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो बल किधर लगा? माइनस से प्लस की ओर। और E वेक्टर किधर है? प्लस से माइनस की ओर। F वेक्टर और E वेक्टर दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, इसलिए यहां पे क्या आया? माइनस। एक हम जानते ही हैं, m द्रव्यमान के किसी कण पर बल, और m द्रव्यमान के किसी कण पर कितना बल लगेगा? F वेक्टर इज इक्वल्स टू ma वेक्टर। ये भी हम जानते हैं, F बराबर ma। तो एक तो F बराबर QE, एक F बराबर ma, दोनों को करूं मैं बराबर, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मिला भाई? माइनस का E वेक्टर, और ये बराबर है किसके? ma वेक्टर के। क्या निकालना था अपने को? त्वरण। तो त्वरण A वेक्टर इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का E वेक्टर अपॉन m। तो यादृच्छिक गति में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगता है उसके कारण उनमें जो उत्पन्न त्वरण का मान इतना होता है। फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले त्वरण और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? माइनस आया। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर क्या आया है? नेगेटिव आया। तो इतना त्वरण है वो एक इलेक्ट्रॉन पर अपवहन गति में लगता है। तो ये थी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति और अपवहन गति। अब क्या ये जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यादृच्छिक गति में इनका औसत वेग कितना बताया था मैंने? 0। क्या अब इनका औसत वेग 0 होगा? सारे एक ही दिशा में चल रहे हैं। अब हम कहेंगे कि इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 नहीं है। तो अपवहन गति में ये जितने भी सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनके औसत वेग को कहा जाता है अपवहन वेग, और वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। थैंक यू।